आप सभी को नमस्कार। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के इस विशेष सेशन में स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आप सब जानते होंगे कि लगातार मुख्य परीक्षा से जुड़ी हुई कक्षाएं आपको उपलब्ध की जा रही हैं। प्रीलिम्स की कक्षा भी रेगुलर बेसिस पे सुबह 8 बजे उपलब्ध की जा रही है। यदि किसी कारण बस नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होता है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस क्लास के नोटिफिकेशन को लेकर आप टेलीग्राम पे हमसे मांग करें, हम टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करा देंगे। अब यहाँ पे आज जो टॉपिक है मुख्य परीक्षा के अंतर्गत, ये टॉपिक आपका आता है द्विपक्षीय एवं वैश्विक समूहों में भारत की भागीदारी से। आईआर से जुड़ा हुआ टॉपिक है और आजकल आप देख रहे होंगे कि लगातार प्रश्न इस तरह से पूछे जा रहे हैं, तो सभी प्रकार के जो टॉपिक हैं उनको हमें कवर करने की आवश्यकता है। तो द्विपक्षीय एवं वैश्विक समूहों में भारत की भागीदारी की बात हो रही है कि द्विपक्षीय समूह है वहाँ पे भारत की भागीदारी, या जो वैश्विक समूह है वहाँ पे जो भागीदारी है उसमें भारत की भागीदारी जो है वो बढ़ने से जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं, जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन पे यदि हम बात करें कि इस भागीदारी से राष्ट्रीय हित क्या प्रभावित हो रहे हैं, इसके क्या महत्व हैं और इसके क्या प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में हमें बात करना है कि हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं, हम भारत जब द्विपक्षीय योग वैश्विक समूहों में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहा है, अपनी भागीदारी को बढ़ा रहा है, तो राष्ट्रीय हित पर क्या महत्व पड़ रहा है या राष्ट्रीय हित इससे किस प्रकार से जुड़ता है, राष्ट्रीय हित पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन सभी पर हमें चर्चा करनी है। आप पिछले कुछ वर्षों से देख रहे होंगे कि भारत लगातार अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया के साथ साथ नाइजीरिया आपका हो गया, ठीक है, मिस्र आपका हो गया, मतलब कई सारे विश्व के कई सारे देश हैं, प्रत्येक कॉन्टिनेंट से कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत लगातार अपने द्विपक्षीय संबंधों पर बेहतर करने का प्रयास कर रहा है, द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दे रहा है। ठीक है, अब इसके क्या फायदे हैं, क्या निहितार्थ हैं, उन्हीं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जान रहे हैं कि वर्तमान जो वैश्विक परिदृश्य विकसित हो रहा है, वर्तमान जो वैश्विक परिदृश्य विकसित हो रहा है, इसमें भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए एक रणनीतिक रूप से आप कह सकते हैं या एक रणनीति के तहत जो है वो द्विपक्षीय एवं वैश्विक जो समूह हैं, द्विपक्षीय एवं जो आपके वैश्विक समूह हैं, ठीक है, के एक जटिल जाल को जो है वो नेविगेट कर रहा है। इन संघों के माध्यम से भारत अपने प्रभाव का लाभ उठाने तथा ऐसी साझेदारियां बनाने में सक्षम हुआ है जो इसके मूल्यों और उद्देश्यों के अनुरूप हैं। अब यदि हम बात करें द्विपक्षीय समूहों में भारत की भागीदारी के महत्व की, तो सबसे पहला महत्व जो हमें नज़र आता है वो नज़र आता है रणनीतिक साझेदारी सुनिश्चित करना, रणनीतिक साझेदारी सुरक्षित करना। पहला जो महत्व हमें नज़र आता है कि भारत जो ये कदम उठा रहा है अपने विदेश नीति के अंतर्गत, इससे क्या महत्व है, तो पहला है रणनीतिक साझेदारी सुरक्षित करना। अब इसके तहत आपको समझना होगा कि भारत जो है, चाहे वो अमेरिका हो, ठीक है, अमेरिका हो गया, जापान आपका हो गया, ऑस्ट्रेलिया आपका हो गया, ठीक है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आपका हो गया, और साथ ही साथ इसमें कई सारे अन्य देश हैं, लेकिन प्रमुखता से जब हम अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुर्भुज सुरक्षा संवाद की बात करते हैं, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, तो इस चतुर्भुज सुरक्षा संवाद से जो भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ चतुर्भुज सुरक्षा संवाद करता है, इससे हमें समुद्री सहयोग में बढ़ावा मिलता है, इससे हमें समुद्री जो सहयोग है उसमें बढ़ावा मिलता है। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है कि भारत जो प्रशांत महासागर क्षेत्र है, जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, इसमें जो हमारे विरोधी हैं उन पर बढ़त बनाता है। भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपने विरोधियों पर क्या करता है, बढ़त बनाता है, यह हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे आप देख रहे होंगे कि प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, इसमें चीन लगातार अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। बहुत सारे द्वीपीय देश ऐसे हैं जो चीन की इन गतिविधियों से परेशान हैं। चीन जो इन द्वीपीय देशों में अपना आधिपत्य जमा रहा है, विभिन्न टापुओं पर अपना आधिपत्य जमा रहा है, उससे काफ़ी चिंतित हैं ये द्वीपीय देश। और ऐसे में भारत की भी चिंता जाहिर है, क्योंकि यदि आप
रफली भारत का मैप कुछ इस तरह से देखते होंगे तो यहाँ पे आपका पड़ता है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलता है म्यांमार, ठीक। यहाँ पे आपको दक्षिण में देखने को मिलता है श्रीलंका, और अब यहाँ पे अरब सागर में देखने को मिलता है मालदीव्स, थोड़ा सा यहाँ पे लगभग पड़ता है मालदीव्स। तो आप देख रहे होंगे कि भारत विशेष रूप से चारों तरफ, यदि मैं बात करूं वर्तमान समय में जो हमारे जलीय पड़ोसी हैं उनकी मैं बात करूं, तो भारत आपको देखने को मिलता है कि घिरा हुआ है, ऐसे देशों के समूह से घिरा हुआ है जिनका आज की तिथि में ज़्यादातर जो झुकाव है वो किसकी तरफ है, चाइना की तरफ है। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव्स हो, मालदीव में तो अब चीन के समर्थन वाली सरकार है, चीन को सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट यहाँ पे है। तो मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार में भी जब से जुंटा शासन है तो आप देख रहे होंगे चीन की तरफ ही झुकाव है, ठीक है। बांग्लादेश में भी वही स्थिति देखने को मिलती है, हालांकि बांग्लादेश एक बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन मालदीव, श्रीलंका और म्यांमार, ये जो तीन देश हैं, ये आप कह सकते हो कि 100% जो है वो चीन की गोद में चले गए हैं, और इससे हमारे समक्ष चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। आप देख रहे होंगे कि चीन जो है नेवल बेस भी बना रहा है, जैसे म्यांमार में भी एक पोर्ट का निर्माण ये कर रहा है, श्रीलंका में तो 2 से 3 पोर्ट का निर्माण ये चीन कर रहा है, मालदीव्स में भी वही स्थिति है, हालांकि इस गवर्नमेंट से पहले यहाँ पर भारत को बढ़त थी। तो कहीं ना कहीं ये जो देश हैं, जो भारत चारों तरफ, अब आप देख रहे होंगे यदि स्थल से जुड़े हुए देशों की बात करें तो नेपाल आपका आता है, ठीक है, इधर पाकिस्तान आपका है ही। तो भारत कहीं ना कहीं चारों तरफ यदि देख ले हम, भारत अपने चारों तरफ जो है ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो वर्तमान समय में झुकाव रखते हैं किसकी तरफ, चीन की तरफ रखते हैं। और इससे कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करने के लिए भारत को आवश्यकता थी, और भारत ने क्वाड संगठन, आपने सुना होगा, क्वाड संगठन बनाया, ठीक, क्वाड संगठन का हिस्सा है भारत। तो कहीं ना कहीं आप ये जो देख रहे होंगे कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये चारों मिलकर जो चीन का प्रभाव इस क्षेत्र में, चाहे वो हिंद महासागर क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशांत महासागर क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में जो चीन का प्रभाव बढ़ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए निश्चित तौर पर ये चारों देश मिलकर काम कर रहे हैं। और ये चारों देशों के साथ होने से जो रणनीतिक साझेदारी इन सब की आपस में है उससे हमें बढ़त मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा, जो समुद्री सहयोग है वो बेहतर देखने को मिल रहा है। आप जानते हो, इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास भी हुआ था, आपने देखा पूर्व में भी ये होता रहा है। और मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास है इसमें कई सारे देश हिस्सा लेते हैं, ठीक है, और विशेष रूप से यही देश आपके हैं। तो कहीं ना कहीं सैन्य अभ्यास के जरिए, सैन्य सहयोग के जरिए या द्विपक्षीय संबंधों में व्यापार के जरिए, तो भारत लगातार इस क्षेत्र में जो प्रमुख देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है, उनके साथ सुरक्षा सहयोग को भी बढ़ा रहा है। अब इसके बाद आपको देखने को मिलता है आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना। द्विपक्षीय समूहों में भारत की भागीदारी का जो दूसरा महत्व देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना। आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना। जब हम बात करते हैं आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की, तो यहाँ पे आपको याद रखना है विशेष रूप से यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ और संयुक्त राज्य अमीरात के बारे में। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ और यूएई के बारे में, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। आप जान रहे होंगे, चाहे वो यूरोपीय देश हों, चाहे वो यूएई है, इनके साथ भारत के जो हालिया मुक्त व्यापार समझौते हैं तहजीबी बाजार पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे अगले 5 वर्षों के भीतर, यदि हम बात करें तो 5 वर्षों के भीतर जो द्विपक्षीय व्यापार है हमारा, चाहे वो यूरोपीय यूनियन के साथ है, चाहे वो यूएई के साथ है, उसमें वृद्धि का अनुमान बोला जा रहा है कि हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार है वो बढ़ेगा। अग्रिम अनुमान के साथ कि द्विपक्षीय व्यापार जो हमारा यूएई के साथ है, जो हमारा यूरोपीय देशों के साथ है, जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, यह हमारे व्यापार में बढ़ोतरी के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगा।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी तभी संभव है जब हम विभिन्न देशों के साथ अपनी द्विपक्षीय भागीदारी को बढ़ा रहे हैं, विभिन्न वैश्विक समूहों में अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहे हैं। तीसरा जो मुद्दा आपको नज़र आता है यहाँ पे, वह है तकनीकी सहयोग बढ़ाना। क्या आता है? तकनीकी सहयोग बढ़ाना। तकनीकी सहयोग बढ़ाना, यहाँ पे यदि हम बात करें तो आप जानते हैं वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया यूएस इंडिया क्रिटिकल, याद रखिएगा, यूएस इंडिया क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ठीक है, यूएस इंडिया क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इनिशिएटिव, ये महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित, सुलभ और लचीली प्रौद्योगिकी परिस्थिति तंत्र एवं मूल्य श्रृंखला का निर्माण करेगा। तो ये भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है संयुक्त अवसंरचना विकास। विशेष रूप से जब हम संयुक्त अवसंरचना विकास की बात करते हैं तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC की बात आती है। ठीक है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा की बात आती है। अब भारत को खाड़ी के माध्यम से यूरोप से ये जोड़ने की बात करता है। भारत को खाड़ी देशों के माध्यम से ये यूरोप से जोड़ेगा, जिसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक कनेक्टिविटी है। और यह तब संभव हो पाया, ये जो गलियारा है, ये आर्थिक गलियारा, इसकी आधारशिला या इसका रोड मैप तब बन पाया जब भारत लगातार यूरोपीय देशों और जो मध्य एशियाई देश हैं उनसे लगातार संबंध बना रहा है बेहतर, उनसे अपने द्विपक्षीय संबंधों में लगातार मधुरता ला रहा है। उसके बाद से ही ये मुमकिन हो सका है। इसके और महत्व के रूप में कि जो हमारे द्विपक्षीय भागीदारी लगातार बढ़ रही है, उसके महत्व के रूप में आप सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान को देख सकते हैं। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान प्रदान को देख सकते हैं। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान प्रदान, आप जानते हैं ब्रिक्स समूह के बारे में। ठीक है, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। अब आपने यदि ध्यान दिया हो तो ये समूह सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान प्रदान कार्यक्रमों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, और यह लोगों के बीच संबंध तथा आपसी समझ को बढ़ावा दे रहे हैं। जो ब्रिक्स देश हैं ये लगातार एक दूसरे देश की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। एक दूसरे देश की संस्कृति के साथ साथ वहाँ की जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसको शेयर कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये जो देश हैं ये आपस में अपने नागरिकों के बीच ये लाने का प्रयास कर रहे हैं, मधुरता लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे और इस समूह में शामिल देशों के साथ जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो सके। तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक आदान प्रदान भी प्रमुख रूप से देखने को मिल रहा है। वैश्विक समूह का ये तो हो गया द्विपक्षीय समूहों का फायदा। ठीक है, या द्विपक्षीय समूहों में जो हम अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं उसका महत्व। अब यदि हम वैश्विक समूहों में जो अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं उसके महत्व को बात करें तो सबसे पहले आता है वैश्विक मानदंडों को आकार देना, और इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को देख सकते हैं और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जब बात करें या वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की बात करें तो भारत की नेतृत्वकारी भूमिका जो है वो वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के कारण जो है भारत का मान बढ़ा है। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा में लगातार भारत बेहतर कर रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। जब से भारत ने ISA की आधारशिला रखी है उसके बाद से वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत देखा जाने लगा है। और इसका उदाहरण है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो जलवायु परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा है उसको भी ये प्रभावित करता है, क्योंकि भारत क्या है लगातार नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत हैं उनकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ बढ़ रहा है और इससे भारत वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आ रहा है। दूसरा
आपको देखने को मिलता है बाजार पहुंच का विस्तार। बाजार पहुंच का विस्तार, और बाजार पहुंच के विस्तार में जब हम बात करते हैं तो बात आ जाता है विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की। इसमें सदस्यता भारत को निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं पर बातचीत करने, अपने निर्यात के लिए व्यापक बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए एक मंच प्रदान करती। भारत WTO का सदस्य है। भारत WTO की बैठकों में लगातार शामिल होता रहा है। एक प्रमुख देश के रूप में भारत इसमें शामिल है, और WTO का सदस्य होने के नाते भारत वैश्विक स्तर पर वैश्विक बाजारों तक पहुंच जो है वो आसानी से सुनिश्चित कर पा रहा है। इसके साथ साथ आगे देखते हैं तो वैश्विक चुनौतियों को संबोधित कर रहा है भारत। यह भी कहीं ना कहीं वैश्विक भागीदारी का ही परिणाम है, वैश्विक समूहों में भागीदारी का ही परिणाम है। जैसे WTO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करते हुए जब हम बात करते हैं तो बात आता है स्वास्थ्य चुनौतियों की, तो WTO की बात आती है, WHO की बात आती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसमें जो भारत की भागीदारी है, इसमें जो भारत एक सदस्य के रूप में है, तो भारत को वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और महामारी संबंधी जो चुनौतियां हैं, ऐसे प्रमुख मुद्दे पर अन्य देशों के साथ ये सहयोग करने की हमें अनुमति देता है। जैसे कोविड का काल था, हमने भी कोविड की वैक्सीन बनाई थी, कोविड की वैक्सीन हमने भी बनाई। अब जो हमने कोविड की डोज या कोविड की वैक्सीन अन्य देशों को जो हमने दी थी, अन्य देशों की जो मदद की थी वैक्सीन की मदद से, वो मदद हम तभी कर पाएँ क्योंकि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। यदि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य नहीं होते तो हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि इस महामारी की जो मेडिसिन है उसको हम अन्य देशों के साथ साझा कर सकें, भले ही उसको हमने डेवलप किया था। तो वैश्विक समूहों में भागीदारी का ये फ़ायदा होता है कि हमें वैश्विक सदस्य जो वैश्विक समूह हैं उनको नेतृत्व करने का भी अवसर मिलता है, वहाँ पे सहयोग का भी, अन्य देशों से सहयोग का भी हमें अवसर मिलता है। अब जैसे सतत विकास को बढ़ावा देने की बात आती है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते की बात आती है, ठीक है, पेरिस समझौते की बात आती है। आप सब जानते हैं भारत की सक्रिय भागीदारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में है। ग्रीन हाउस जो इमिशन है, ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन है उसको भारत कम करना चाहता है और इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। तो इन सतत विकास लक्ष्यों को भी पूरा करने में हमें कहीं ना कहीं जो हम वैश्विक संगठन हैं उनमें हम अपनी भागीदारी कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको सफल कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ बात आती है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को प्रभावित करना। जो वैश्विक भागीदारी है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को प्रभावित करना। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को जब प्रभावित करने की बात करते हैं हम, तो ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत का जो प्रभाव है लगातार बढ़ रहा है, और इसके कारण जो वित्तीय स्थिरता और ऋण प्रबंधन, जलवायु शमन आदि जैसे वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा को आकार देने की अनुमति देता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब बात आती है चुनौतियां और विचार की। अब बात आती है चुनौतियां एवं विचार। चुनौतियां क्या हैं? जो ऐसे संगठनों से हम सहयोग कर रहे हैं, ऐसे संगठनों में हम भागीदारी कर रहे हैं, तो इसमें चुनौतियां क्या हैं? पहली चुनौती आती है प्रतिस्पर्धी हितों को सुरक्षित रखना। प्रतिस्पर्धी हितों को सुरक्षित रखना। प्रतिस्पर्धी हितों को सुरक्षित रखना। प्रतिस्पर्धी हितों को सुरक्षित रखने की जब बात करते हैं तो अमेरिका और रूस जैसी प्रमुख शक्तियां, चाहे वो अमेरिका हो, ठीक है, चाहे वो रसिया हो, तो अमेरिका और रसिया जैसी ये प्रमुख शक्तियां जो हैं इसके परस्पर विरोधी हित तो हो सकते हैं, इसके साथ ये अच्छे संबंध बनाए रखना एक चुनौती है, क्योंकि भारत के
जो संबंध हैं वो अमेरिका के साथ भी बेहतर हैं और रसिया के साथ बेहतर हैं। तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जब हम क्वाड जैसे संगठन से जुड़े हैं, जहाँ पे अमेरिका प्रमुख रूप से एक देश है, ठीक है, यू टू में जुड़े हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ये जो संगठन है जैसे क्वाड हो गया, ब्रिक्स आपका हो गया, ठीक है, ब्रिक्स आपका हो गया, इस तरह के जो संगठन हैं जहाँ पे ऐसे देश भी शामिल हैं जो या तो हमारे प्रतिद्वंदी देश हैं या कोई ऐसा देश जिसके साथ हमारे संबंध बेहतर है उसके प्रतिद्वंदी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं अपने हितों को सुरक्षित रखना इसमें एक चुनौती है। जैसे अमेरिका और रसिया कट्टर दुश्मन हैं, आप जानते हैं, लेकिन भारत के संबंध अमेरिका के साथ भी बेहतर हैं, रसिया के साथ बेहतर हैं। रसिया के साथ भी हम रक्षा समझौता करते हैं, अमेरिका के साथ भी हम रक्षा समझौता करते हैं। तो ऐसे स्थिति में इसको जो है व्यवस्थित कर पाना, समन्वय बना पाना एक बड़ी चुनौती है। यूक्रेन पे रूस के हमले की जब निंदा की बात आई थी, जब यूक्रेन पे रूस ने हमला किया था, तो जब संयुक्त राष्ट्र में इसके निंदा प्रस्ताव लाया गया था तो भारत इसमें अनुपस्थित रहा था, और भारत अनुपस्थित जब रहा था उसके बाद भी जो हमारे संबंध हैं ऐसे देशों से जो यूक्रेन का समर्थन करते थे उनसे हमारे बेहतर हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी चुनौती ये होती है। दूसरा, व्यापार सौदों पर बातचीत। दूसरी जो चुनौती आती है वो आती है व्यापार सौदों पर बातचीत। ये आपको दूसरी चुनौती नज़र आती है। व्यापार सौदों पर बातचीत की मतलब शक्तिशाली जो आर्थिक गुट हैं, जो शक्तिशाली आर्थिक गुट हैं उनके साथ जब हम जटिल व्यापार समझौता करते हैं तो अनुकूल, आप जानते हैं, अनुकूल शर्तों पर बातचीत करना समय लेने वाला हो सकता है। इसके लिए सावधानीपूर्वक रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है। यूरोपीय संघ हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, इसके साथ व्यापार समझौते के लिए चल रही जो बातचीत है वो इस समस्या को उजागर करती है कि वहाँ पे हमें अपने हितों को भी देखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है आंतरिक दबावों का प्रबंधन। आंतरिक दबावों का प्रबंधन। जब आंतरिक दबाव की आप बात करते हैं, उसके प्रबंधन की बात करते हैं, तो व्यापार उदारीकरण के लाभों के साथ घरेलू उद्योगों को सुरक्षित रखना, संतुलित करना एक कठिन कदम है। भारत सरकार जैसे फार्मास्यूटिकल है, फार्मा क्षेत्र है, ठीक है, फार्मा क्षेत्र है, जैसे फार्मा क्षेत्र है, ठीक है, तो ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर सरकार को लगातार वैश्विक स्तर पर दबाव का सामना करना पड़ता है जो मुक्त व्यापार समझौते से प्रभावित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, एफटीए कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें, जैसे हमारा एग्रीकल्चर का क्षेत्र है या फार्मा का क्षेत्र है, तो यहाँ पे हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे आंतरिक दबाव भी होते हैं, ठीक है, हमारे देश के लोगों के, हमारे देश के कंपनियों के, हमारे देश के किसानों के दबाव होते हैं, वहीं वैश्विक स्तर पर भी अन्य देशों के दबाव होते हैं जब हम इस तरह का ट्रेड करने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आंतरिक दबाव का प्रबंधन भी एक बड़ी चुनौती है ऐसे समय में जब हम विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर कर रहे हैं या जो संगठन है, जो वैश्विक संगठन है, उनके साथ जब हम बेहतर कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा जब रसिया के साथ हमने डील किया था, S-400 की डील जब हमने रसिया के साथ किया था, तो ऐसी चर्चा थी कि अमेरिका नाराज़ है, अमेरिका अपना एयर डिफेंस सिस्टम चाहता था भारत उसके साथ डील करे, लेकिन भारत ने रसिया के साथ किया। तो कुछ दिनों तक ये जो हमारे संबंध थे वो उतने बेहतर नहीं थे, कुछ उसमें संबंधों में कुछ गिरावट आई थी, लेकिन बाद में उसको हमने बैलेंस किया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चुनौतियाँ हमें नज़र आती हैं। जैसे रसिया के साथ आपको पता होगा पिछले दिनों जैसे जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं ज़्यादातर रसिया के सहयोग से बन रहे हैं। आप जानते होंगे ब्रह्मोस मिसाइल हमने बनाया, रसिया के सहयोग से हमने बनाया। तो कई सारे प्रोजेक्ट हमारे ऐसे हैं डिफेंस के जहाँ पे रसिया हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है, रसिया हमारी मदद कर रहा है, रसिया जॉइंट वेंचर स्थापित कर रहा है, चाहे वो AK-207 की बात हो, ठीक है, असाल्ट राइफल की बात हो जो यहाँ पे अमेठी में बन रही है, ठीक है, तो इस क्लास निको जिसको पहले बनती थी। तो इस प्रकार से जो भी कार्य हैं जहाँ पे हमें सपोर्ट मिल रहा है ऐसे देश से जो एक दूसरे देश का शत्रु है जो कि हमारा मित्र है, तो हमें तो अपने संबंध दोनों देशों से बेहतर बनाए रखने की बात आती है, तो वहाँ चुनौती होती है। जैसे ब्रिक्स है,
ब्रिक्स में चाइना भी शामिल है। चाइना हमारा प्रतिद्वंदी देश है, तो हमारा संबंध तो इन देशों से तो बेहतर है ना, इन देशों से बेहतर है, चाइना के साथ उतने बेहतर नहीं है, फिर भी हम ब्रिक्स का हिस्सा हैं, ब्रिक्स समिट को हम लीड कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है कि हर कदम का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं, उन पे हमें काम करना होता है। अब बात करते हैं कि इस तरह की जो चुनौतियां हैं उस पर हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो उसको एक पहल है जिसको बोलते हैं स्ट्राइड। आप कह सकते हो कि स्ट्राइड के माध्यम से हम इस पर निजात पा सकते हैं। स्ट्राइड में यस क्या है? यस का मतलब रणनीतिक कूटनीति। क्या है? रणनीतिक कूटनीति। ठीक है, प्रतिस्पर्धी जो हित हैं उसको संतुलित करना है हमें। ठीक है, और टी का मतलब है व्यापार वार्ता। ठीक है, व्यापार, ट्रेड, व्यापार वार्ता। व्यापार वार्ता में आप कह सकते हो जटिल व्यापार सौदे को संभालना। इसके बाद बात आता है आर। आर का संबंध है संबंध प्रबंधन। संबंध प्रबंधन मतलब प्रमुख शक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। आर के बाद बात आता है आई। आई का संबंध यहाँ पे है आंतरिक दबाव से। किससे संबंधित है? आंतरिक दबाव से संबंधित है, मतलब घरेलू उद्योग की मांगों का प्रबंधन। डी का मतलब यहाँ पे है कूटनीतिक चपलता। कूटनीतिक चपलता मतलब वैश्विक गतिशीलता को नेविगेट करना। और फिर लास्ट में आता है ई। ई फॉर आर्थिक रणनीति, व्यापार उदारीकरण के लिए रणनीति बनाना। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। इन व्यस्तताओं में न केवल वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों के माध्यम से दुनिया को एक परिवार मानने वाले भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसको बढ़ाया है, बल्कि आर्थिक विकास, सुरक्षा और वैश्विक शासन जैसे मुद्दे पर भी हमने अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च माना है। हमने अपने राष्ट्रीय हित को लेकर के काम किया है। तो ये टॉपिक था। अब इसमें प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। इस टॉपिक पे जो प्रश्न बन सकता है वो आपका आ सकता है कि द्विपक्षीय एवं वैश्विक समूहों में भारत की भागीदारी के इसके राष्ट्रीय हितों पर, द्विपक्षीय एवं वैश्विक समूहों में भारत की भागीदारी के इसके राष्ट्रीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। द्विपक्षीय एवं वैश्विक समूहों में भारत की भागीदारी के इसके राष्ट्रीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, बोला जा रहा है द्विपक्षीय एवं वैश्विक समूहों में भारत की भागीदारी से इसके राष्ट्रीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, चर्चा कीजिए। अब सबसे पहले आपको क्या बता देना है, यहाँ पे सबसे पहले आप बता दोगे कि भैया द्विपक्षीय और वैश्विक समूहों की जब हम बात करते हैं तो उसमें भारत क्या कर रहा है। दो पंक्तियों में आपने बता दिया कि भैया निरंतर जो वैश्विक परिदृश्य है लगातार बदल रहा है। विकसित वैश्विक परिदृश्य में अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए रणनीतिक रूप से हमें द्विपक्षीय और वैश्विक समूहों के जो जटिल जाल हैं उनको नेविगेट करने की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे बता दिया आपने, और बता दिया कि इसके माध्यम से भारत अपने बढ़ते प्रभाव का लाभ उठाने और ऐसी साझेदारियां बनाने में सक्षम हुआ है जो इसके मूल उद्देश्यों के अनुरूप हैं। अब इसमें आपने फिर इसके बाद आपने बता दिया कि द्विपक्षीय समूहों में भारत की भागीदारी का महत्व। ठीक है, भारत की भागीदारी का महत्व कहाँ पे? द्विपक्षीय संबंधों में। द्विपक्षीय जो हमारी आप कह सकते हो समूह हैं उसमें भारत की भागीदारी के महत्व को आपने बता दिया। फिर आप जब द्विपक्षीय संबंधों में बता दिए तो फिर आप एक बार वैश्विक संबंधों में जो भारत की भागीदारी बढ़ रही है उसके क्या महत्व हैं उसको आप बता दोगे। और जब आपने महत्व बता दिया, ठीक है, फिर आप इसके नेगेटिव पॉइंट कहाँ से निकलेंगे?
नेगेटिव पॉइंट एक आपका निकलेगा यहाँ से, जब आपने वैश्विक समूहों को बता दिया तो इसमें जो चुनौतियाँ आपको नज़र आती हैं कि यदि हम द्विपक्षीय संबंधों में बेहतर कर रहे हैं तो क्या कभी कोई चुनौती नज़र आती है, यदि किसी हम संगठन के स्तर पे हम उससे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे क्या चुनौती नज़र आती है, तो उन चुनौतियों को भी बता देना है। जैसे हमने कहा, एक चुनौती मैंने आपको बताया कि दो, जैसे अमेरिका और रसिया को उदाहरण दिया, और ये आपका इंडिया है, हमारे संबंध अमेरिका से भी बेहतर हैं, हमारे रसिया से भी बेहतर हैं। फिर ऐसी स्थिति में इन दोनों देशों को जो है बैलेंस करने में, इन दोनों देशों से अपने संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए हमें किस प्रकार से जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके बारे में आपको बताना। इस तरह से आप चाइना का उदाहरण ले लोगे, ठीक है, चाइना का उदाहरण ले लोगे। चाइना के संबंध यदि हम देखें तो रसिया के साथ बहुत अच्छे हैं, तो चाइना रसिया हो गया, या चाइना यूएसए की बात हम कर लेते हैं, ठीक है, या नेपाल की हम बात कर लेते हैं, नेपाल की बात कर लेते हैं, भूटान की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको आप बता सकते हो। संगठनों के स्तर पे आप ब्रिक्स बता सकते हो, ठीक है, आप ब्रिक्स बता सकते हो। इसके बाद आप ब्रिक्स के बाद आप सार्क बता सकते हो, ठीक है, सार्क संगठन का उदाहरण दे सकते हो, इसमें भी कुछ ऐसे देश शामिल हैं। क्वाड आप बता सकते हो। तो इस तरह से आपको बताने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, और इसका भी उत्तर लिखकर आप शेयर करिएगा। कल जो हमारा प्रश्न उत्तर का ये सेशन होगा, सबसे पहले पिछले 2 दिनों में जो आपने आंसर लिखा है, क्योंकि बहुत कम कॉपियाँ सबमिट हुई थी, तो पिछले 2 दिनों में जो भी आपने आंसर लिखा है उन कॉपियों का मूल्यांकन कल के सेशन में मैं करूँगा। तो इस पर भी आप उत्तर लिखकर सबमिट करिएगा। और सेशन कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।